वेलकम टू गुरुआश्रम। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने इसके पूर्व के क्लासों में जनवरी से जून तक कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद पिछले कुछ क्लासों से हम जून से और अब तक के करंट अफेयर्स को अपडेट देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 205 तक डिस्कस करा दिया था, तो उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कि बिहार में जन्म निम्नलिखित में से किस पैरा शटलर को हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने क्या निलंबित कर दिया? ऑप्शन ए शकीबुल गनी, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी प्रमोद भगत और ऑप्शन डी तनिष्क भारद्वाज। तो इसका सही आंसर होगा प्रमोद भारद्वाज। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। प्रमोद भगत को क्या क्या मतलब भारत में डंपिंग रोधी नियमों का क्या क्या उल्लंघन करने के जुर्म में इनको क्या क्या निलंबित किया गया। ठीक है, इस वजह से वे गेम्स मतलब पैरालंपिक गेम 2024 में क्या करेंगे, भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और कितने दिनों के लिए निलंबित किया है? तो 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। प्रमोद भगत मूल रूप से देखिए हाजीपुर वैशाली के निवासी हैं। हालांकि वो पैरा बैडमिंटन में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जन्म 4 जून 1988 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था। और प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में देश के लिए क्या किया, गोल्ड मेडल जीता था। भारत सरकार 2019 में उन्हें क्या किया, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 207। 15 अगस्त 2024 को 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम पुरस्कार जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, द्वितीय पुरस्कार आजीविका, तृतीय पुरस्कार उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा को, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। टाइपिंग एरर। 15 अगस्त 2024 को 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 13 विभागों क्या की झांकी निकाली गई थी। और झांकी निकालने के बाद इसमें क्या है, देखिए 13 विभागों में प्रथम 3 पुरस्कार जो दिया हुआ है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार। और बिहार अग्निशमन सेवा के ये है चारों पुरस्कार के बारे में। इसके अतिरिक्त बेस्ट परेड प्रोफेशनल का पुरस्कार किसको मिला? तो एसटीएफ को मिला। इस स्वतंत्रता दिवस पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में रिकॉर्ड कितनी बार, 18वीं बार तिरंगा फहराया। यानी कि 18वीं बार मुख्यमंत्री ने क्या, नीतीश कुमार जी ने तिरंगा फहराया, जो कि बिहार के अब तक के इतिहास का सर्वाधिक बार है। इससे पहले सर्वाधिक 14 बार फहराने का रिकॉर्ड बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था। क्वेश्चन नंबर 208। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही? ठीक है, पहला ऑप्शन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी महाबोधि मंदिर परिसर और ऑप्शन डी सदाकत आश्रम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय के क्या क्या भावना को पुनर्जीवित करने की बात की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अभी विक्रमशिला के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने और नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को पुनर्जीवित क्या की, करने की बात की। हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का क्या किया, उद्घाटन किया गया। अब देखते हैं इसके साथ विश्व में यूनेस्को, बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? ठीक है, पहला है महाबोधि मंदिर बोध गया में वर्ष 2002 में, और ये क्या था, 23वां था। और दूसरा नालंदा महाविहार नालंदा में 2016 में, ये क्या था, 33वां था। और वर्तमान में भारत में यूनेस्को की सूची कितनी है विश्व धरोहर स्थलों की? 43 है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको 43 कौन सा है। तो असम का मोईदम, असम का मोईदम को क्या किया गया है, ये 43वां विश्व धरोहर सूची भारत को अभी लेटेस्ट जो सम्मिलित किया गया है इसको। अभी है क्या, तो ये अहोम वंश की क्या है, ये टीला प्रणाली है। क्या है ये, अहोम वंश की टीला प्रणाली है। ठीक है, तो ये जो 43वां है इसके तहत ही असम में अब विश्व धरोहर की सूची कितनी हो गई है? तो असम में पहले से 2 है, एक
और तीसरा ये सब हो गया, यानी असम में कुल अभी तक तीन क्या है, विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। और सबसे लेटेस्ट जो है जो असम का है और भारत का जो है 43वां, यानी सबसे लेटेस्ट भारत का कौन सा है, असम का मोइदन है, ठीक है। और देखा जाए तो इस तरह से विश्व में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल किसके पास है, तो सबसे ज्यादा इटली के पास है 59। ये ध्यान रखना होगा, इटली के पास सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। तो अहोम वंश को आप एक बार देख लेना। अहोम वंश की क्या थी, टीला प्रणाली थी मोइदम, और मोइदम असम की बात की गई, ठीक है। तो 43 कौन सा है, 43 विश्व विरासत स्थल है भारत का, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, विक्रमशिला के बारे में। विक्रमशिला के बारे में मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा देख लेते हैं। विक्रमशिला, इसको फाउंडेशन का है या एस्टेब्लिशमेंट का है, किसके द्वारा किया गया था, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था किंग धर्मपाल। किसके द्वारा, किंग धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। किंग धर्मपाल द्वारा इसको फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और कब किया गया, तो लेट 8th सेंचुरी टू अर्ली 9th सेंचुरी के बीच, ठीक है। लेट 8th सेंचुरी टू अर्ली 9th सेंचुरी के बीच में, यानी कि 8वीं और 9वीं शताब्दी के क्या बीच में, किसके द्वारा, किंग धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। और इसको विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय, एक मिनट देखते हैं, और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया था, विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, राइट। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको क्या किया, बर्बाद, मतलब जलाया गया था या बर्बाद किया गया था, किसके द्वारा, डिस्ट्रॉय किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब किया गया था, 1993 और 1994 के बीच में, ठीक है। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, विक्रमशिला के फाउंडर किंग धर्मपाल थे, लेट 8th सेंचुरी और अर्ली 9th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो अहोम का असम का मोइदम बताया 43वां विश्व धरोहर सूची, इसको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। चलिए इससे कोई फर्क नहीं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 209, 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के, किसके, बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बताइए कि इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 85 करोड़ 23 लाख रुपए, 80 करोड़ 33 लाख, 75 करोड़ 23 लाख और 70 करोड़ 33 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 85 करोड़ 23 लाख रुपए, ठीक है। कितने हो गए, 85 करोड़ 23 लाख रुपए, ठीक है। तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इसका सही आंसर होगा 85 करोड़ 23 लाख। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 21 अगस्त 2024 को राज्य कैबिनेट, ठीक है, 21 अगस्त को राज्य कैबिनेट की 31 एजेंडों पर क्या लगा, मुहर लगा। इस बैठक में सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई और इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को अलग अलग क्या मिलेगी, पहचान मिलेगी। हर परिवार उसके सदस्य को यूनिक नंबर दिया जाएगा। इसके जरिए उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ मिलेगा। इससे सरकार यह ट्रैक कर सकेगी कौन सा व्यक्ति किस योजना का कितना लाभ उठा रहा है। साथ ही नागरिकों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में क्या होगी, आसानी होगी, यानी किसी भी तरह की धांधली होगी नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो रियल में उस योजना को डिजर्व कर रहे होंगे, ये योजना उन्हीं को मिलेगी, ठीक है। इसके तहत लोगों को एकीकृत पोर्टल से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्या है, बिहार वन, ठीक है, क्या है ये तैयार किया गया है। यानी यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिहार वन को क्या किया गया, तैयार किया गया है, जहां आम नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं की जानकारी क्या होगी, उपलब्ध रहेगी। इसके लिए 85 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति 21 अगस्त 2024 को दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने, पहले इसको मिटाते हैं,
चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को क्या की है, मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है केरल और डी ऑप्शन डी क्या है, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा बी बिहार। ठीक है, इसका सही आंसर बिहार होगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बिहार सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार स्वास्थ्य विभाग के बेल्लौर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज संयुक्त रूप से बिहार के 12 वर्ष से कम उम्र के 2006 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेगा। ठीक है, इस पर होने वाले संपूर्ण खर्च का वहन बिहार सरकार करेगी। इसी के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को क्या की है, मंजूरी दी है। ठीक है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में 2400 रोगी थैलीसीमिया से पीड़ित है। कितने रोगी? तो 2400 रोगी थैलीसीमिया से पीड़ित है, जिनमें 12 वर्ष से कम उम्र के 2006 बच्चे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ही क्या किया जाता है। ठीक है, तो कितने वर्ष से कम उम्र का? 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ही क्या किया जाता है। अब तो थैलीसीमिया है, ये क्या है? एक ये आपका वंशानुगत क्या है, ये वंशानुगत विकार है। ठीक है, थैलीसीमिया जो है आपका एक वंशानुगत क्या है, विकार है, वंशानुगत विकार है। ठीक है, और इसके कारण जो भी है, ठीक है, जिसके कारण आपके शरीर में क्या होगा, जिसके कारण आपके शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन बनता है। क्या होता है? कम हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि वंशानुगत विकार है और इससे क्या होगा, आपके शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है आरबीसीज को ऑक्सीजन ले जाने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, तो आरबीसीज को ऑक्सीजन ले जाने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैलीसीमिया क्या है, वो एक वंशानुगत विकार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसी से थैलीसीमिया से क्या होता है, थैलीसीमिया से ही आपको एनीमिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रक्तताल्पा कहते हैं, रक्ताल्पता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दरअसल थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाने से क्या होता है, लीवर क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, और लीवर खराब होने से क्या होगा, उनको हार्ट फेलियर का क्या रहता है, खतरा रहता है। ठीक है, इस बीमारी का स्थायी निदान बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। क्वेश्चन नंबर 211, हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा पोर्टल के माध्यम से, किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? तो ऑप्शन ए है नीतीश पोर्टल, ऑप्शन बी है समर्थ पोर्टल, ऑप्शन सी है उस्ताद पोर्टल और ऑप्शन डी बिहार वन। तो अभी हमने बिहार वन के बारे में पढ़ा था, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा समर्थ पोर्टल। वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्या की प्राप्त की जाएगी। साथ ही समर्थ पोर्टल लागू होने से क्या होगा, बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के नामांकन से लेकर परीक्षा का आयोजन आदि संबंधित तमाम खर्च क्या होगा, इसी के माध्यम से किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों पर निगरानी रहेगी। समर्थ की शुरुआत 2019 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। ठीक है, और वर्तमान में शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव कौन है, तो एस सिद्धार्थ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो सबसे पहले अस्मिता का फुल फॉर्म देखते हैं, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। अभी कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन सी पटना में किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 22 से 24 अगस्त तक क्या किया गया था। बिहार योगासन खेल परिसंघ द्वारा पहली बार इस लीग की मेजबानी किया गया, जिसे पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों से 500 महिला खिलाड़ियों ने क्या किया, भाग लिया। ठीक है, ये 12 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। और बिहार का हम पहले भी देख चुके हैं राजकीय खेल क्या है, तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 213, अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। बताएं कि इस पर बिहार सरकार कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है। तो ऑप्शन ए 40.86 करोड़ रुपए, 56.56 करोड़ रुपए, 67.62 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 79.34 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40.86 करोड़ रुपए। कितना? 40.86 करोड़। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा 40.86 करोड़। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 215, बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा क्या बनेगा? चिड़ियाघर बनेगा। क्या बनेगा? देश का सबसे बड़ा क्या बनेगा? चिड़ियाघर बनेगा। तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी किशनगंज और ऑप्शन डी क्या होगा? अररिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अररिया। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी अररिया होगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि अभी तक बिहार में कहाँ कहाँ पे चिड़ियाघर है, तो पटना में है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से। और दूसरा जो चिड़ियाघर अभी तक बिहार में वो है भागलपुर में, जिसका नाम है सैंडिश कंपाउंड। क्या नाम है? सैंडिश कंपाउंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 215 है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं जिन्होंने मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की क्या है जगह ली है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा अमृतलाल मीना। चलिए, हॉकी इंडिया के हालिया घोषणा के अनुसार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो आज का ऑप्शन है कंकड़बाग पटना, ऑप्शन बी काझा पूर्णिया, ऑप्शन सी राजगीर नालंदा और ऑप्शन डी हाजीपुर वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा राजगीर नालंदा में होगा इसका आंसर। और आपको बताना है कि राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 पहाड़ियों के नाम आपको देखने हैं, जैसे कि मैं 1-2 बता दे रहा हूँ। पहला है उदयगिरी पर्वत, दूसरा है आपको स्वर्णगिरी पर्वत। ठीक है, और बाकी 3 जो है आपको खुद देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन, और ये भी बता दूं आपको कि जो राजगीर है वो आपको बौद्ध, जैन और हिंदू, इन तीनों के लिए क्या है? पवित्र स्थल माना जाता है। इनके लिए क्या माना जाता है? तीनों के लिए, ये तीनों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, विशेषकर वो 5 पहाड़ियाँ। तो उन 5 पहाड़ियों के नाम देखने, जिसमें से 2 के नाम मैंने आपको बता दिए और बाकी 3 के नाम आपको खुद कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हैं? ऑप्शन ए के सिंघल, ऑप्शन बी RS भट्टी और ऑप्शन सी आलोक राज और ऑप्शन डी क्या है? सुमित सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा इसके आलोक राज जो है कौन है? बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। 1989 बैच के क्या है? IPS हैं और वे 31 दिसंबर 2025 तक हम इस पद पे बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो जो आलोक जी जो पुलिस महानिदेशक आलोक राज जी को बनाया गया, उनका थोड़ा सा डिटेल है। वे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर जिले के। ठीक है, उन्होंने मौजूदा पुलिस महानिदेशक RS भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान ले रहे, जिन्होंने अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का क्या बनाया गया? नया महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, और नए DGP आलोक राज वर्ष 2014 से 11 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में क्या थे? कार्यरत थे और उन्हें 94 में वीरता पदक, 2008 में सराहनीय सेवा पदक और वर्ष 2016 में विशिष्ट सेवा पदक मिला। साथ ही 2019 में उत्कृष्ट पुलिस कार्यों के लिए अटल रत्न से क्या किया गया? सम्मान से अलंकृत किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार नौकरी के लिए देश में सबसे ज़्यादा पलायन कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल,
और ऑप्शन डी महाराष्ट्र और यूपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ से होता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। दूसरे राज्यों में पलायन कर नौकरी की तलाश में जाने वालों की संख्या क्या है, की संख्या में लगभग आधे लोग 2 राज्यों से होते हैं। कहाँ से, तो नौकरी के लिए जो लोग पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं दूसरे क्षेत्रों में, उसमें से आधे लोग कहाँ से होंगे, यूपी और बिहार से होते हैं। ठीक है, इसका खुलासा किससे हुआ है, ई श्रम पोर्टल से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, ई श्रम पोर्टल से हुआ है, जहाँ काम की तलाश में दूसरे राज्य जाने वाले लोग क्या करते हैं, अपना नाम रजिस्टर करते हैं। इसमें अब तक लगभग कितने हजार करोड़, 30 करोड़ लोग ने अपने नाम रजिस्टर किया है, जिसमें से 3 करोड़ लोग बिहार के हैं, जबकि 10 करोड़ कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। यानी 3 करोड़ लोग, 30 करोड़ में से 3 करोड़ यानी 10% कितने हो गए बिहार से, और इसमें से 10 करोड़ यानी लगभग इसका 1/3 कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। अर्थात काम की तलाश में पलायन करने के मामले में सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर देखा जाए तो कौन है, उत्तर प्रदेश और बिहार है। ठीक है, कौन है, उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है, राइट। जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर, माफ कीजिएगा, फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बोधगया और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर। ठीक है, चलिए देश से विदेश तक के बाजारों में किसानों को उत्पाद को विशेष पहचान देने में के लिए बिहार में राज्य का पहला जीआई टैग, बिहार में राज्य का पहला जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग का फैसिलिटी सेंटर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में खुलेगा। कहाँ खुलेगा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। ठीक है, यह सुविधा केंद्र फैसिलिटेशन सेंटर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कौन सा, नाबार्ड की ओर से खोला जा रहा है। कहाँ से, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से खोला जा रहा है। जीआई टैग रजिस्ट्रेशन का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है, और किसी वस्तु या उत्पाद को कितनी अवधि के लिए जीआई टैग दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है, ये याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ उत्पाद है, देख लेते हैं। कृषि उत्पादों में अब तक बिहार के 6 उत्पादों को क्या मिला, जीआई टैग मिल चुका है। पिछली बार 2023 में चनपटिया, मतलब सबसे लेटेस्ट जो जीआई टैग मिला उसके बारे में, चनपटिया पश्चिमी चंपारण, मैंने आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भी लगता है और नेपाल के भी बॉर्डर से लगता है। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण, उसके बाद फिर पूर्वी चंपारण, इधर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर छपरा, ऐसे है ना मैप में। चलिए वो आप मैप में देखना। ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए, तो पिछली बार चनपटिया पश्चिमी चंपारण बिहार में मरचा चावल को क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, मंगल पांडे है। ठीक है, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे है। ठीक है, अब देखते हैं बिहार के कुछ उत्पादों की सूची है जिसे जीआई टैग मिला है। सिलाव खाजा खाद्य पदार्थ है, सुजनी कढ़ाई हस्तकला है, उसके बाद आप देखो कि सिक्की ग्रास मधुबनी पेंटिंग, अप्लिक यानी खटवा हस्तकला, और भागलपुरी सिल्क ये भी क्या है, हस्तकला है। ठीक है, लेकिन शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान और मिथिला मखाना और मरचा चावल, ये चारों क्या है, कृषि संबंधित है, उन्हें क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। मरचा चावल को इसको इसलिए मरचा चावल कहते हैं क्योंकि ये किस आकार का होता है, ये मत समझना कि हरी मिर्च के आकार का या फिर मतलब होता होगा, नहीं। इस मरचा चावल की पहचान क्या है कि एक काली मिर्च जैसा क्या होता है, दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मरचा चावल। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होगा, मरीच चावल भी बोले, मेन जो ऑलरेडी सरकार के डाटा में है वो उसका नाम क्या है, मरचा चावल है, और एक काली मिर्च की तरह दिखता है। ठीक है, काली मिर्च की तरह दिखता है, काली मिर्च की तरह इसकी क्वालिटी होती है, होगी, मतलब इसकी साइज और शेप जो होगा काली मिर्च की तरह होगा, इसलिए इसको मरचा चावल कहते हैं। चलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखें। बिहार के किस जिले में पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता है।
तो इसका ऑप्शन बांका, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांका। ठीक है। साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक कहाँ किया गया? काठमांडू नेपाल में किया गया। ठीक है। और जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ठीक है, भूटान सहित 8 देश के पहलवानों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बांका जिले के अनंत कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक जीत हासिल कर बिहार को क्या किया? गौरवान्वित किया। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो आप देख चुके सुरेंद्र मेहता। राजकीय खेल कबड्डी है, और हालांकि कबड्डी बांग्लादेश का भी क्या है? राष्ट्रीय खेल है, और लेकिन बिहार का क्या है? राजकीय खेल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, जो होगा 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए इसके बारे में, इसमें कुछ 2023 के बारे में भी डिटेल दिया, वो भी देखते हैं। ठीक है। चलिए ओके। 15वीं मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षक मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के शिक्षक कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन, पैड वुमन के नाम से मशहूर मीनाक्षी कुमारी को क्या किया गया? पैड वुमन के नाम से मशहूर मीनाक्षी कुमारी को बिहार सरकार ने वर्ष 2022 में राजकीय शिक्षक पुरस्कार से क्या किया? सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के 41 शिक्षकों को क्या किया गया? राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि पिछले साल 20 सरकारी शिक्षकों को कितने शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 42 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से क्या करेंगे? सम्मानित करेंगी। सम्मानित किया गया। इसके तहत 50 शिक्षकों में से 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी से प्रदेशों और 6 संगठनों से है। इसमें चयनित 50 शिक्षकों में से 34 की पुरुष हैं, 16 महिलाएं हैं, 2 दिव्यांग और 1 दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षक हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 शिक्षक और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी क्या मिला? सम्मानित किया गया है। ठीक है। वर्ष 2023 का जो पुरस्कार है वो दिया हुआ है, और 24 का। वर्ष 2024 में बिहार से कितने? तो 2 शिक्षकों को, मधुबनी की शिक्षिका मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन। जबकि वर्ष 2022 में 23 में 3 शिक्षक, अनिल कुमार सिंह, विजेंद्र कुमार, कुमारी गुड्डी। और वर्ष 2022 में सिर्फ 2 शिक्षक, यानी 22 और 24 में कितने शिक्षक? 2 शिक्षकों को, निशी कुमारी पटना और सौरभ सुमन सुपौल। चलिए क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं। 222 निम्नलिखित में से बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट, राइट, बी की बात करते हैं। एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा था, हालांकि वो कोई मेडल जीत पाने में असमर्थ रहे थे। तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए प्रमोद भगत, ऑप्शन बी शैलेश कुमार, ऑप्शन सी अमर सिंह और ऑप्शन डी अजय खन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शैलेश कुमार। ठीक है। चलिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया गया। इसके लिए भारत ने 84 खिलाड़ियों का दल भेजा था। इसमें बिहार के एकमात्र एथलीट शैलेश कुमार भी शामिल थे। ठीक है। चलिए, हालांकि शैलेश कुमार मेडल से चूक गए। वे पुरुषों की हाई जंप T42/63 कैटेगरी में 1.85 मीटर के बेस्ट जंप के साथ चौथे स्थान पर है। वे मात्र 0.03 मीटर से ही कांस्य पदक से चूक गए। हालांकि इस कैटेगरी में भारत को 2 मेडल हासिल हुआ। शरद कुमार ने 1.88 मीटर जंप कर सिल्वर मेडल जीता। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 223।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक देख चुके थे, 222 तक देख चुके थे, 223। इसके बारे में लास्ट क्वेश्चन के बारे में है कि श्रेयसी सिंह और शैलेश कुमार क्रमशः पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक में बिहार में भाग लेने वाले क्या थे, इकलौते खिलाड़ी थे। ठीक है, 5 सितंबर 2024 को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना क्या किया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। 5 सितंबर 2024 को बिहार के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक आलोक राज द्वारा डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं क्या किया, सुरक्षित सफर योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत किया गया। इसकी शुरुआत पटना के वायरलेस भवन परिसर स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से की गई थी। ठीक है, फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट बिहार के 6 जिलों में भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और नालंदा में शुरू की गई। ठीक है, इसके तहत महिलाएं कहीं भी किसी भी समय राज्य में सुरक्षित यात्रा कर सकती हैं। कोई भी महिला अपनी यात्रा डायल 112 के माध्यम से रजिस्टर करा सकती है, जिसके जरिए उसकी पूरी यात्रा को क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, बिहार सरकार के अनुसार बिहार देश का तीसरा राज्य है जो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो मैं बता दूं आपको, ऐसा 112 सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। चलिए, तीसरा राज्य हो गया कौन सा, बिहार। तो आपको कमेंट सेक्शन में देख के बताना है कि दूसरा राज्य कौन सा था। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश कब हुआ था, ये कब शुरू किया था, तो 2018 में। बिहार की बात बता दी मैंने, तो दूसरा बताना है दूसरा कौन सा स्टेट है जिसने डायल 112 को शुरू किया है। ठीक है, चलिए वर्ष 2024 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 224, बिहार लेनिन नाम से जाने जाने वाला किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता का हाल ही में 5 सितंबर 2024 को पुण्यतिथि मनाई गई। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी बाबू जगदेव प्रसाद, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर होगा बाबू जगदेव प्रसाद। हाल ही में 5 सितंबर 2024 को बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध बाबू जगदेव प्रसाद की क्या पुण्यतिथि मनाई गई। क्रांतिकारी राजनेता बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को जहानाबाद में हुआ था और निधन 5 सितंबर 1974 को हुआ था। उन्होंने 25 अगस्त 1968 को शोषित दल नाम से क्या किया था, एक पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 225 13 सितंबर को बिहार विकास मिशन द्वारा 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय योजना के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग जुलाई 2024 में से कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा। ठीक है, और जबकि बक्सर 7.90, नालंदा 7.24 क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा अररिया। ठीक है, कौन सा सही आंसर होगा, अररिया, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला आधुनिक सीमेन स्टेशन, ठीक है, किस जिले में है, जिसे हाल ही में 13 दिसंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ग्रेड ए सीमेन स्टेशन में क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्णिया, यानी कि सीमेन स्टेशन कब पूछा जाएगा आपसे कहाँ पे है, तो पूर्णिया में है। ठीक है, सीमेन स्टेशन, ठीक है, तो पूर्णिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालिया घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के 6 जिले जल्द वाईफाई से लैस रहेंगे। बताएं कि सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, यानी कि वो ऐसे जिले का नाम बताइए बिहार में जिसके सभी पंचायतों में क्या है, वाईफाई सुविधा शुरू कर दी गई है। चलिए, तो इसका ऑप्शन है बेगूसराय, ऑप्शन बी है भागलपुर और ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी क्या है, गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेगूसराय। ठीक है, तो ऑप्शन ए बेगूसराय ने क्या किया है, अपने सभी पंचायतों को क्या किया, वाईफाई से लैस कर दिया है। आपको याद होगा जब मैं इस सीरीज़ की दूसरी क्लास करा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट नीति एक्सपोर्ट डाटा रिलीज हुआ था, किसके आयोग द्वारा? नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग ने एक्सपोर्ट कुछ डाटा रिलीज किया था कि बताया कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन से राज्य से होता है, और बिहार के बारे में मैंने बताया था कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? एक्सपोर्ट किया जाता है पूरे बिहार में। तो ये आपको देख के बताना है, खुद भी एक बार डाटा देखना, और पिछले वीडियो मैंने बताया भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी चारों ऑप्शन में से कोई जिला है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा आपसे। काको जहानाबाद बिहार में किस तिथि को हाल ही में सूफी महोत्सव 2024 का क्या किया गया? आयोजन किया गया? तो ऑप्शन ए है 12 सितंबर 2024, ऑप्शन बी 13 सितंबर 2024, ऑप्शन सी 14 सितंबर 2024 और ऑप्शन डी 15 सितंबर 2024। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13 सितंबर 2024। चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। बिहार सरकार राज्य में बड़े उद्योगों को लगाने के लिए लगातार क्या करे? कोशिश कर रही है, और यहाँ पर रोजगार, जब उद्योग लग जाएंगे तो क्या होगा? युवाओं को रोजगार मिलेगा, ठीक है। इसी कड़ी में उद्योग विभाग द्वारा 23 दिसंबर 2024 को मुंबई में बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत क्या किया गया? इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए। हालांकि कोई एमओयू पर क्या हुआ? हस्ताक्षर नहीं हुआ। इससे पहले सितंबर 2023 में पटना में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का समिट किया गया था, ठीक है। इस मीट में कुल 52,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, और उद्योग मंत्री कौन है? नीतीश मिश्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 230, हाल ही में 14 सितंबर 2024 को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया गया। बताया कि निम्नलिखित में इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आलोक दुबे, हरिवंश राय, अमृतलाल मीरा और डॉक्टर अमरदीप। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अमरदीप क्या है? इसके अध्यक्ष नियुक्त बनाए गए हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। हाल ही में 14 सितंबर 2024 को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या क्या पुनर्गठन किया गया? इस डॉक्टर अमरदीप को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा 6 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। आयोग के सदस्यों में हुलेश माझी व शीला पंडित प्रजापति, संगीता ठाकुर, ज्योति कुमारी, डॉक्टर सुग्रीव दास और राकेश सिंह क्या है? शामिल है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पूरा, यानी कि जो भी पहले पूरा हो जाए तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक होगा, या फिर वो 65 वर्ष की आयु तक वो कर सकते हैं, राइट, जब भी उनको ज्वाइनिंग होगी। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना सितंबर 2010 में राज्य बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत क्या एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। तो क्या है ये? वैधानिक निकाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 231, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नालंदा डिफेंडर्स, ऑप्शन बी तक्षशिला सेवर्स, मिथिला स्पाइकर्स और मगध सेटर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नालंदा डिफेंडर्स। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा प्रथम वॉलीबॉल लीग का आयोजन कब किया गया? 18 से 15 सितंबर 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर इंडोर स्टेडियम में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो सुरेंद्र मेहता जी जो खेल मंत्री हैं। और ये पहली बार है जब बिहार में क्या किया, बिहार वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया गया और इसमें 6 टीमों ने भाग लिया। उनके नाम है पाटलिपुत्र एसर्स, मिथिला स्पाइकर्स, विक्रमशिला ब्लॉकर्स, मगध सेटर्स, तक्षशिला सेवर्स और नालंदा डिफेंडर्स। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में नालंदा डिफेंडर्स ने तक्षशिला सेवर्स को हराकर लीग का क्या किया, पहला चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं मिथिला स्पाइकर्स ने मगध सेटर्स को हराकर तीसरा क्या स्थान हासिल किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें इस बार सम्मानित किया गया? ठीक है, बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया? तो 2, 3, 1 भी नहीं। तो ऑप्शन है इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका सही होगा डी, 1 भी नहीं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार
की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। किसके लिए? सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। हाल ही में 15वां मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 नर्सिंग पेशेवरों को क्या किया, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया। ठीक है। इस वर्ष 2024 में बिहार की एक भी नर्स शामिल नहीं है। हालांकि पिछले वर्ष 22-2023 को वर्ष 2022 और 23 के लिए कुल 30 नर्सों का राष्ट्रीय नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ठीक है, प्रदान किया गया। इसमें बिहार की ANM, पिछले वर्ष की बात हो रही है, गायत्री कुमारी का नाम शामिल था। हर साल 12 मई को क्या होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कब? 12 मई को। चलिए इसमें एक छोटा चीज देखते हैं। एक टर्म है ANM और एक दूसरा टर्म होता है GNM। इन दोनों को देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। और जबकि GNM का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल नर्स, माफ कीजिएगा, जनरल नर्स एंड मिडवाइफ। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे GNM में ये मिडवाइफ सिर्फ मिडवाइफ होगा, और जबकि ANM के M में क्या होगा, मिडवाइफरी होता है, मिडवाइफरी। ठीक है। चलिए ANM और GNM अब समझ गए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में कितनी वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन है 09.5%, 10.5%, 12.5% और 14.5%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14.5%। कितना? 14.5%। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 23-24 में कितना, 8,54,429 करोड़ रुपए हो गया। यह पिछले साल के 7,46,400,170 करोड़ रुपए की तुलना में कितना है, 14.5% ज्यादा है। इस तरह साल 2023-24 में बिहार का आर्थिक विकास मूल्य 14.5% दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त बिहार में स्थिर मूल्य पर 22-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 33,763 रुपये थी, जो कि 23-24 में बढ़कर 36,333 रुपये हो गई। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में 2570 रुपये की क्या की गई, बढ़ोतरी की गई। बिहार में साल 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 59,244 रुपये थी, जो कि 22-23-24 में बढ़कर 66,823 रुपये हो गई। यानी कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में 75 से 84 रुपये क्या की बढ़ोतरी हुई है। बिहार अब भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफ़ी पीछे है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम 7,21,393 रुपये के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे स्थान पर दिल्ली, चौथे स्थान पर तेलंगाना और पांचवें स्थान पर कौन है, कर्नाटक है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय पूछा जाए तो सबसे पहले कौन है, सिक्किम, दूसरे स्थान पर कौन है, गोवा, ठीक है, फिर तीसरे स्थान पर दिल्ली, चौथे स्थान पर तेलंगाना और पांचवें स्थान पर कर्नाटक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21 सितंबर 2024 को बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री की जयंती मनाई गई। बताएं कि वे कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। तो ऑप्शन ए 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। राइट। भोला प्रसाद शास्त्री का जन्म 21 सितंबर 1914 को पूर्णिया जिले के बैराची गांव में पासवान समुदाय में हुआ था। पूर्णिया जिले में भोला प्रसाद शास्त्री कृषि महाविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। वर्ष 1968 में वो क्या पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि यह कार्यकाल कितने दिनों का, केवल 3 महीने तक चला था। और यह पहली बार ही था जब बिहार में पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री क्या बना हुआ था।
उसके बाद 1969 में उन्होंने 13 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, 1969 में वो सिर्फ 13 दिनों के क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। और 1971 में 7 महीनों के लिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 235, बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में सरकारी स्कूल की रैंकिंग के लिए मानक तय किए हैं। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। ये हम कई बार रिपीटेड देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री कौन है, सुनील कुमार है। ठीक है, चलिए आगे डिटेल देखते हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग के स्कूलों की रैंकिंग के लिए क्या क्या मानक तय किया है। इसके तहत अब बिहार के सरकारी स्कूलों को साल में 2 बार, कब कब, नवंबर और मार्च महीने में क्या की जाएगी, रैंकिंग की जाएगी। सरकार ने प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग क्या किए, मानक तय किए हुए हैं। ठीक है, और जिसके तहत 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक क्या की जाएगी, रैंकिंग की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्या किया, 18 सितंबर 2024 को पत्र जारी किए। अब स्कूलों की रैंकिंग के लिए जो मानक तय किए वो क्या क्या है, तो उनमें विद्यार्थियों की परीक्षा के औसत प्राप्तांक, स्कूलों में संचालित होने वाली गतिविधियां, स्कूलों की पढ़ाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, साफ सफाई, संसाधन के उपयोग आदि। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, सुनील कुमार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं। 28 और 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में किया गया है। ऑप्शन ए 3 खिलाड़ियों का, ऑप्शन बी 5 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 8 खिलाड़ी और ऑप्शन डी 1 भी खिलाड़ी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 खिलाड़ी। एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा, जोहोर मलेशिया में किया जाएगा। कब से कब तक, तो 18 से 29 सितंबर तक। कब से कब तक, 18 से 29 सितंबर के बीच में। ठीक है, चलिए इस प्रतियोगिता में बिहार के 8 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है, जिसके तहत बालक वर्ग में 4 और बालिका वर्ग में 4 हैं। हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पटना बिहार की सुश्री माही श्वेताराज, ठीक है, माही श्वेताराज ने 3 स्वर्ण पदक क्या किया, जीता था। ठीक है, गौरवान्वित, जीत कर गौरवान्वित किया था किसको, बिहार को। राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत सुश्री माही श्वेताराज को बिहार पुलिस में क्या किया गया, सब इंस्पेक्टर के बतौर सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, बिहार में मौजूदा खेल मंत्री कौन है, सुरेंद्र मेहता है। चलिए, हाल ही में 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि निम्नलिखित किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए है सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन बी औरोही हिंगना, ऑप्शन डी डुमराव बक्सर और ऑप्शन डी हाजीपुर वैशाली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिमरिया बेगूसराय। चलिए इनके बारे में देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को हिंदी साहित्य के लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की क्या जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 116वीं जयंती मनाई गई। दिनकर उपनाम था, वास्तविक नाम क्या था, रामधारी सिंह था। 23 सितंबर 1960 को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया में हुआ था जन्म इनका। प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा और हाहाकार थी। पद्म पुरस्कार देखा जाए जो मिले हैं इनको, पद्म भूषण मिले हैं 1959 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1959 में और भारतीय ज्ञानपीठ मिला है 1972 में। ठीक है, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच झटके खाता रहा। ठीक है, चलिए 238 किस राज्य सरकार ने हाल ही में 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य की शुरुआत की, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी। ठीक है, कौन सा, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो किस तरह काम करेगी, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तरह। तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 6 वर्ष पूरे होने पर 22 सितंबर 2024 को उसकी पूर्व संध्या पर बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से वार्षिकोत्सव दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। यह योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर क्या काम करेगा।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के वैसे सभी लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत में नहीं है और 5 लाख रुपए तक की उनको क्या है स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से किया गया। हाल ही में 23 सितंबर 2024 को इसकी स्थापना के 6 वर्ष पूरे हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। बताया कि बिहार सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 2023। ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस, वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। और सितंबर 2023 में सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का क्या किया था? गठन किया था। सितंबर 2023 में बिहार की गैंडा और गिद्ध संरक्षण योजना को क्या किया था? केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया था। यानी कि बिहार सरकार की जो गैंडा और गिद्ध परियोजना गिद्ध संरक्षण परियोजना है, गैंडा को और गिद्ध को संरक्षण करने की जो परियोजना बिहार सरकार की है उसको किन्होंने अपनाया? भारत सरकार ने अडॉप्ट किया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया है। इसी तरह हर घर नल योजना का भी जो अडॉप्टेशन है केंद्र सरकार ने कहाँ से लिया? बिहार में लिया है, बिहार से लिया है। साथ ही आर्थिक तौर की मदद पर पहली किस्त की 70 लाख की राशि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को दे दी गई है। अब विभाग ने गैंडा और गिद्ध संरक्षण का फिलहाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करने की योजना बनाई। यानी गैंडा और गिद्ध का संरक्षण कहाँ करेंगे फिलहाल के लिए? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ की जाएगी। चलिए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले दुनिया के 65% गैंडा पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में कुल 187.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बताया कि इसका निर्माण अगले 36 महीनों में कहाँ होगा? तो ये काफी समय में तक न्यूज में चर्चा में रहा था। ठीक है। काफी समय तक न्यूज में चर्चा रहा, तो इसका सही आंसर होगा शोभन दरभंगा होगा। ठीक है। इसका सही आंसर शोभन दरभंगा, एक बार देख भी लेते हैं। सही आंसर शोभन दरभंगा। हाल ही में बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स दरभंगा के लिए शेष बचे हुए 37.31 एकड़ जमीन का हस्तांतरण किया गया। इसके साथ ही दरभंगा एम्स को कुल 187.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। और पटना के बाद बिहार की इस दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा के शोभन में होगा, जिसे 12 से 61 करोड़ की लागत से 36 महीने में बनाकर तैयार करने का क्या किया गया? लक्ष्य रखा गया। चलिए, इसका निर्माण के जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार ने HSCC इंडिया को सौंपा है, लिमिटेड को सौंपा है। और अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल की क्या करेंगे? नींव रखेंगे। बिहार का पहला एम्स पटना में स्थापित है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने 3 जनवरी 2004 को इसकी नींव रखे थे और उसका उद्घाटन 2012 में हुआ था। ठीक है। पटना एम्स के बारे में था। किस देश के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को कहाँ का? नालंदा का दौरा किया। कहाँ का? तो नालंदा को उन्होंने क्या किया? दौरा किया। तो इसका सही ऑप्शन है इंडोनेशिया, बेलारूस, रवांडा और तंजानिया। तो इसका सही आंसर होगा रवांडा। चलिए डिटेल देखते हैं। बिहार की सफल सतत जीविकोपार्जन योजना सस्टेनेबल लिवलीहुड स्कीम का अध्ययन के लिए 24 सितंबर से 26 सितंबर 2024 तक रवांडा सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने कहाँ का दौरा किया? तो नालंदा का। प्रतिनिधि मंडल ने हरनौत प्रखंड के डिहरी पंचायत, ठीक है, हरनौत प्रखंड के डिहरी पंचायत के हासनचक गांव का क्या किया? दौरा किया। ठीक है। जहां उन्होंने SJY क्या किया? SJ और Y, ठीक है, SJY के तहत यानी कि सस्टेनेबल लिवलीहुड SJY के तहत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का जायजा लिया। इसके पहले नवंबर SJY को हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। नवंबर 2023 में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत होने वाले कार्यों के अध्ययन के लिए इंडोनेशिया का उच्च प्रतिनिधि मंडल गया बिहार का क्या किया? दौरा किया था। ठीक है। सतत जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, ये SJY, ठीक है, इसी को बोलते हैं। और योजना को बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को 840 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ क्या किया? शुरू किया था। इससे जीविका द्वारा कोई इम्पैक्ट कोलैब के साथ साझेदारी में लागू किया गया।
जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की एक पहल है जिसे विश्व बैंक के सहयोग से 2006-07 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? ऑप्शन देखिए इसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अररिया। बिहार विकास मिशन द्वारा प्रतिमा 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 योजनाओं के अंतर्गत जिलों की उपलब्धियों के आधार पर क्या की गई, समेकित रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, इस रैंकिंग में जिले की विभिन्न योजनाओं में की गई प्रगति के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सितंबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार अररिया जिला शीर्ष पर रहा, जबकि मधुबनी जिले कहाँ पे निम्नतम स्तर प्राप्त हुआ। तो अररिया शीर्ष पर रहा और मधुबनी निम्नतम। ठीक है, चलिए शीर्ष 3 जिले अररिया, बक्सर, नालंदा। ठीक है, अंतिम जिले कौन है, मधुबनी, मधेपुरा, वैशाली। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में मधुबनी है अंतिम में, फिर उससे ऊपर थोड़ा मधेपुरा और उसके ऊपर वैशाली। ठीक है, हालिया घोषणा के अनुसार क्वेश्चन नंबर 243 बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा। देखिए बिहार में कहाँ पे रेल इंजन कारखाना है जो कि जहाँ से बनेगा जो रेल इंजन, वो कहाँ निर्यात होगा, तो आपको अफ्रीका में निर्यात होगा। ठीक है, ऑप्शन है हरनौत, नालंदा, तारापुर, मुंगेर, मढ़ौरा, सारण और मोकामा, पटना। तो ऑप्शन सी सबको पता है, मढ़ौरा सारण में। ठीक है, सारण। ठीक है, सारण कमिश्नरी में कितने जिले आते हैं, तो सारण कमिश्नरी में 3 जिले आते हैं, सारण जिसको छपरा भी कहते हैं, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, चलिए और सिवान आपको ये देख के बताना है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है फॉरेन से, वो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अप्लीकेशन आते हैं, मतलब बिहार से पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो अप्लीकेशन आता है उसमें पहले नंबर पर जिला है सिवान और दूसरे नंबर का जिला कौन सा, पटना। ठीक है, तो बिहार में अभी तक के सरकारी डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो पासपोर्ट के लिए आते हैं उस बिहार में सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर सिवान है और उसके बाद पटना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा में बनने वाले रेल इंजन से अफ्रीका के विभिन्न देशों की रेल पटरियों पर ट्रेन दौड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत अफ्रीकी देशों में मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना से 2025 तक इवोल्यूशन सीरीज की लोकोमोटिव निर्यात की जाएगी, इवोल्यूशन सीरीज की। ठीक है, पहली बार यह संयंत्र विश्व वैश्विक ग्राहक को निर्यात करने के लिए लोकोमोटिव का निर्माण करेगा। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में सितंबर 2023 में उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, 70 एकड़ में फैले इस रेल कारखाने का शिलान्यास 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा क्या किया गया। ठीक है, 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधेपुरा इलेक्ट्रिक रेल इंजन फैक्ट्री को उद्घाटन किया था और देश का सबसे पावरफुल इंजन क्या हुआ, तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 244 बिहार में पहली बार निम्नलिखित में से कहाँ वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। तो ऑप्शन है राजगीर, नालंदा, ऑप्शन बी कंकड़बाग, पटना। ठीक है, और ऑप्शन सी और डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी हाजीपुर, वैशाली और सासाराम। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये राजगीर में होगा। राजगीर में कहाँ, नालंदा। तो 11 से 20 नवंबर तक, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में। अभी आपको राजगीर के बाद बताया राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है। अभी मैंने डिस्कस किया राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। 2 पहाड़ियों के नाम उदयगिरी और स्वर्णगिरी के नाम मैंने बताए हैं। आपको उसके बाद क्या बताना है, आपको बाकी 3 पहाड़ियों के नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए तो ये जो वुमेन्स हॉकी टीम होगा, इसका खेल का आयोजन कहाँ होगा, राजगीर में होगा 11 से 20 नवंबर। हाल ही में 27 सितंबर 2024 को खेल अकादमी राजगीर में आयोजित एक बैठक में हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच एक समझौता हुआ, जिस पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह राजगीर खेल अकादमी के निदेशक रविंद्रन शंकर द्वारा क्या किया गया, पेपर पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, समझौते के अनुसार आगामी 11 नवंबर से 24 नवंबर तक राजगीर नालंदा में वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का क्या आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और जिसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया
मलेशिया और थाईलैंड के महिला हॉकी खिलाड़ी क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 29 अगस्त 2024 को खेल दिवस के अवसर पर क्या किया, राजगीर में नवनिर्मित क्या क्या खेल एकेडमी का क्या उद्घाटन किसके द्वारा किया है, नीतीश कुमार के द्वारा। और हमारे बिहार का राजकीय खेल क्या है, कबड्डी है। ठीक है, और हम बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। और बिहार के मौजूदा खेल मंत्री कौन है, सुरेंद्र मेहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 245। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया, चुना गया। ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया, चुना गया। तो ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी तेजस्वी यादव, ऑप्शन सी आनंद कुमार और ऑप्शन डी निरहुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आनंद कुमार। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और उन्हें यह सम्मान कब, 23 अगस्त 2024 को दक्षिण कोरिया के वोनजू-सी में आयोजित एक खास कार्यक्रम में दिया गया। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका असाधारण काम के लिए उन्हें यह सम्मान दक्षिण कोरिया पर्यटन संगठन, ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरियाई पर्यटन संगठन के इंटरनेशनल टूरिज्म डिवीजन के कार्यकारी उपाध्यक्ष हकजू ली द्वारा प्रदान किया गया। पिछले साल 2023 में बिहार की 3 महान हस्तियों को भारत के चौथे नागरिक सम्मान से क्या किया गया, पुरस्कृत या सम्मानित किया गया था। और अब देखते हैं वो कौन कौन से थे। सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, श्री आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में और श्री कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या है, सुपर 30 एक फिल्म भी बन चुकी है। तो ये हमारा अब तक का जो है वो करंट का सीरीज जो था जनवरी से लेके और अब तक, यानी कि आज 11 नवंबर है, तो 11 नवंबर तक हमने कोशिश किया अपडेट करने की। बाकी कुछ और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हम जल्द लेके आएंगे, 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लेके आएंगे। ठीक है, और बिहार स्पेशल संबंधित कुछ और भी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए गुरु आश्रम IAS से। थैंक यू सो मच।